तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? भूमि के बारे में पढ़े थे। भूमि के उपयोग तक पढ़ लिए थे। अब उसमें थोड़ा सा रह गया था तो उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन के बारे में। तो देख लेते हैं भूमि के बारे में क्या है। भूमि क्षेत्र का ह्रास। भूमि क्षेत्र का ह्रास किसे कहते हैं? भूमि क्षेत्र में जो कमी आती है उसे ह्रास करते हैं। हाँ, भूमि क्षेत्र में जो कमी आती है उसको ह्रास करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बैठो। हाँ, तुम बोलो। कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाना, भूमि का ह्रास करना। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही है। कृषि योग्य भूमि में जो कमी आ जाती है तो उसी को हम भूमि का ह्रास करते हैं, भूमि क्षेत्र का ह्रास करते हैं। हम लोग किस भूमि के बारे में पढ़ रहे हैं? कृषि योग्य जो भूमि है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो ह्रास यानी उसमें जो कमी आ जाती है, कई कारणों से कमी आती है। तो जो उसमें कमी आ जाती है उस कमी को ही हम क्या कहते हैं? भूमि का ह्रास करते हैं या भूमि क्षेत्र का ह्रास करते हैं। तो शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ है भूमि क्षेत्र का ह्रास मतलब कृषि योग्य भूमि में कमी आना। कृषि योग्य भूमि जो है उसमें अगर किसी भी कारण से कमी आ गई तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। तो उसका हम कारण देख लेते हैं कि क्या कारण है। बहुत सारा कारण है इसका। सबसे पहले देख लेते हैं ये बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या जो है ये बहुत बड़ा कारण है हमारे भूमि क्षेत्र के ह्रास का। यानी कृषि योग्य जो भूमि है उस भूमि में जो कमी आ रही है तो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है कौन? बढ़ती जनसंख्या। जैसे कल भी समझाए थे उसके बारे में कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो है वो हमारे भूमि का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है, कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। जैसे कोई एक परिवार को लेते हैं, उसके पास 2 घर है, 2 कमरा है। उस परिवार में 2 आदमी हैं। उस 2 आदमी को यानी कि पति और पत्नी हैं, उस दोनों को अगर बच्चे हुए, मान लो कि 2 लड़का हुआ, 2 लड़के हुए, फिर वो 2 बच्चे जवान हो गए, जवान हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनके पास बच्चे हुए। तो अब उस परिवार में क्या हुआ कि तादाद ज़्यादा हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ गई तो जो उनके पास 2 मकान पहले से है उस मकान में क्या उनका गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा गुजारा। तो उनको गुजारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको अपना दूसरा मकान बनाना पड़ेगा। तो वो जब दूसरा मकान बनाएंगे तो वह कहाँ बनाएंगे? तो कृषि योग्य जो भूमि है वैसी ही भूमि को खरीदेंगे वो, या उनके पास अगर अपनी भूमि होगी तो उस भूमि पर जाके वो अपना मकान बनाएंगे। अब जहाँ पे वो मकान बना लिए तो उस जगह पे, उस भूमि पे तो हम खेती कर नहीं सकते हैं, तो वो हमारा ह्रास हो गया खेती का। तो बढ़ती जनसंख्या जो है ये सबसे बड़ा कारण है भूमि के ह्रास का। उसके बाद कल कारखानों में वृद्धि। कल कारखाने जो लगे हुए होते हैं वो कहाँ लगे हुए होते हैं? हाँ, कृषि योग्य जो ज़मीन है उसी ज़मीन पे कल कारखाने लगे हुए हैं। अब करना क्या है उसमें, शायद ये नियम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि कल कारखाने वैसी ज़मीन पे लगे जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। जैसे बंजर ज़मीन है तो बंजर ज़मीन पे कल कारखानों को लगाया जाए ताकि वहाँ ये जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है उसका ह्रास नहीं हो सके। तो ये भी एक कारण है कि कल कारखाने में जो वृद्धि हो रही है तो ये कल कारखाना कहाँ लग रहा है? कृषि योग्य भूमि पर लग रहा है, इसलिए हमारे कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। नगरीकरण और शहरीकरण। नगरीकरण का मतलब हुआ कि जो जैसे दिल्ली वगैरह है तो दिल्ली वगैरह के अगल बगल में गुड़गांव वगैरह है, ये सब एक ओखला साइड में जाओगे तो वहाँ पे भी कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो बढ़ गई हैं। जनसंख्या बढ़ने की वजह से ही वो बढ़ी है। लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और उस ज़मीन पर क्या कर देते हैं? अपना घर बना लेते हैं। यानी शहरीकरण यानी शहर का बड़ा होना, या जो क्षेत्र शहर नहीं है उस क्षेत्र का शहर बन जाना शहरीकरण कहलाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है हम लोगों का गाँव। बचपन में शायद तुम लोग देखे हो या ना देखे हो, लेकिन मैंने देखा है बचपन। अपने गांव से आते थे तो मदरसा के बाद सिर्फ एक घर था, उसके बाद जितनी ज़मीन थी सब कृषि योग्य ज़मीन थी। लेकिन क्या हुआ, अब वहाँ पे एक मोहल्ला पूरा बस गया हुआ है। इसको भी हम कह सकते हैं कि यह शहरीकरण की तरफ जो है ये बढ़ रहा है, अग्रसर है शहरीकरण की तरफ। यानी गांव जो छोटा था वो गांव क्या हो गया? अब बड़ा हो गया। अब गांव बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे गांव से, मकान बनाते जाएंगे। तो जो मकान बनाएंगे तो कैसी ज़मीन पर बनाएंगे? कृषि योग्य ज़मीन पर ही बनाएंगे। तो उससे भी क्या होगा कि हम भूमि क्षेत्र का ह्रास होगा, कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कमी आती जाएगी। उसके बाद है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई करने पर भी भूमि का ह्रास होता है। सिंचाई पहले कहते किसको हैं ये बताओ? पानी पटाना। हाँ, पानी देना, ज़मीन में, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो अधिक सिंचाई करने से भी ज़मीन का ह्रास होता है। वो कैसे होता है कि ज़मीन पूरी एक जैसी नहीं है। समतल खेत वगैरह जो है, अपने एरिया में भी देख लो जाके कि खेत वगैरह है तो वो एक जैसा खेत नहीं है। कोई खेत ऊंचा है, कोई नीचा है।
कोई उससे भी ज़्यादा नीचा है। तो ऐसा होता है कि जो ऊंचा वाला खेत होता है उसमें भी सिंचाई हो रही है, जो नीचे वाला खेत है उसमें भी सिंचाई हो रही है, और ज़्यादा सिंचाई अगर हो गई तो क्या होगा, जो नीचे वाला खेत है उसमें पानी सालों भर लगा रह जाएगा। अब सालों भर लगा हुआ है, फिर अगले साल बारिश हुई तो उसमें तो पानी पहले से लगा हुआ है, फिर पानी लगा रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 2-3 साल 4 साल के बाद क्या होगा कि उसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी लगने की वजह से वहाँ की ज़मीन क्या हो जाएगी, दलदली ज़मीन हो जाएगी, और वैसे खेतों में हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह भी क्या हुआ कि हमारे कृषि योग्य, हाँ, कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कमी आ गई, यानी कि भूमि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। ठीक है। एक है भूमि का कटाव। भूमि का कटाव कैसे होता है, नदी से होता है। जैसे पहले अपने यहाँ की जो नदी थी वो इतनी चौड़ी नदी थी, बस, हाँ, हल्दी नदी, यानी इतनी चौड़ी थी। हमारे बचपन में, यानी जब बहुत छोटे थे हम, तब की ये बात है कि इतनी चौड़ी नदी थी कि आदमी इसको फलांग कर पार कर जाता था। यानी जो ज़्यादा छलांग लगा सकता है वो आदमी आया, दौड़ के उधर से आया, छलांग लगा के उसको पार कर गया। अब क्या हाल है नदी का, अब नदी जो है इतनी चौड़ी हो गई हुई है, इतनी चौड़ी हो गई हुई है। इस पे पुल बना हुआ है, बिना पुल के अब कोई पार नहीं कर सकता है। अगर नदी भरी हुई हो, पानी उसमें पूरा भरा हो, तो कोई पार नहीं कर सकता है इसको। पहले तो लोग ऐसे ही पार कर जाते थे। अब ये हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो भूमि, इसमें जो सैलाब आया, साल में सैलाब तो आता ही है, नदी में सैलाब आया तो क्या हुआ, एक साइड से थोड़ा सा ज़मीन काट लिया, फिर इस साइड से थोड़ा सा ज़मीन काट लिया, इसी तरह से ज़मीन काटते 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 ये इतना काट लिया, इधर से ज़मीन काटते 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 इतनी ज़मीन काट ली। पहले जो नदी इतनी चौड़ी थी वो अब हो गई इतनी चौड़ी, यानी ये भूमि का कटाव कर दिया। तो कैसी भूमि का कटाव किया, जो कृषि योग्य भूमि थी वैसी ही भूमि का कटाव किया। तो इस तरह से भूमि के कटाव से भी कृषि योग्य जो भूमि है उसमें कमी आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि क्षेत्र का जो ह्रास हो रहा है वो कटाव की वजह से भी ह्रास हो रहा है। ठीक है। एक है अन्य मानवीय कारण, इसकी वजह से, हाँ सही बोल रहे हो, अन्य मानवीय कारण की वजह से भी भूमि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। कैसे, जैसे शहरों में जाकर देखोगे, ये इस चैप्टर का सारा मिसाल अपने गांव में है, अपने इलाके में है ना। तो अपने इलाके से ही समझते हैं, ज़्यादा आसान होगा, समझ में आ जाएगी बात। अपने गांव से जब बाहर निकलते हो तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के बगल में जो ज़मीन है, लोग क्या करते हैं, पूरा ये कचरा उठा के लाए, अपने घर से जो भी कचरा निकलता है वो ला के वहाँ पर डाल देते हैं। हालाँकि ज़मीन वाला मना करता है नहीं डालने के लिए, फिर भी लोग डाल कर चले जाते हैं। वो कितना को मना करेगा, लोग डालकर चले जाते हैं। अब नतीजा उसका क्या हुआ कि वहाँ पे इतना कचरा लग गया हुआ है कि उसमें खेती नहीं की जा सकती है। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में उस साइड में, हाँ, विष्णुपुर की तरफ जो लोहार वगैरह की जो ज़मीन है, हाँ, उस ज़मीन, तुम्हारी भी ज़मीन है, से हमारा ज़मीन है। अच्छा तुम्हारी ज़मीन है वो, तो लोहारे का है। हाँ, रोड के उधर हमारा ज़मीन। अच्छा, तो तुम्हारी ज़मीन पे भी कचरा रखते हैं लोग? नहीं, तो उस जो लोहार वाली ज़मीन है, उस ज़मीन में लोग पहले बहुत ज़्यादा कचरा रखता है। अब तो बाउंड्री हो गई है उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग कचरा ले जाकर फेंक देते थे, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता था, खेती नहीं हो पाती थी। तो शहरों में क्या होता है, शहर में जनसंख्या ज़्यादा होती है, कचरा भी ज़्यादा होता है, तो वो सब एक ठिकाना बना हुआ होता है, वहाँ पर ले जाके सारा कचरा को ले जाके वहाँ पर डाल देता है। अब क्या हुआ, बहुत दूर का जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ज़मीन वो कचरे से भर जाती है, कचरे का ढेर लग जाता है, पहाड़ बन जाता है, वहाँ पे तो खेती हो नहीं सकती है। तो क्या हुआ कि हमारे यानी कचरा रखने की वजह से भी हमारे जो कृषि योग्य भूमि है उस भूमि में कमी आ रही है, यानी कि हमारे भूमि का ह्रास हो रहा है। अब अगला टॉपिक है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण, पहले इसको समझते हैं कि ये भूमि निम्नीकरण होता क्या है। जो भूमि में जो गुण आता है उसे, हाँ, नहीं, ठीक है, भूमि में गुण होता है ना, लेकिन निम्नीकरण किसे कहेंगे, बताओ। भूमि निम्नीकरण का मतलब है, बैठ जाओ, भूमि के गुणों में कमी आना। उर्वरकता जो है वो उसका गुण है। उर्वरकता मतलब ज़मीन में एक गुण है जिसकी वजह से वो अनाज को पैदा करता है, पेड़ को बड़ा करता है। झाड़ी लगाते हैं, झाड़ी फलता है, उसमें से झाड़ी निकलता है। तो ये सब जो होता है तो वो क्यों होता है, पृथ्वी के अंदर एक गुण है जिसको उर्वरकता कहते हैं। उस उर्वरकता में जो कमी आ जाती है, यानी भूमि के पैदा करने में जो कमी आ जाती है, भूमि जब अनाज पैदा करता है और उस अनाज पैदा करने में जब कमी आ जाती है, उसी को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण समझ में आ गया। भूमि निम्नीकरण यानी गुणों में कमी, भूमि के गुणों में कमी। तो इसमें कमी किस कारण से आ रहा है वो कारण देख लेते हैं। सबसे पहले है जल जमाव। जल जमाव की वजह से भूमि के गुणों में कमी आ रहा है। बहुत दूर का क्षेत्र ऐसा है जो न समुंदर है, न ही तालाब है, न ही दरिया है। वो समंदर हो तो फ़ायदा हो, तालाब हो तो फ़ायदा हो, लेकिन ऐसे ही क्षेत्र बहुत दूर का है, थोड़ी सी
गहरी ज़मीन है जो तालाब नहीं है तो खेती की ही ज़मीन, लेकिन उसमें पानी बहुत दिनों से जमा हुआ है, यानी उसी को हम जल जमाव कहते हैं। बहुत दिनों से पानी उसमें जमा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ ज़मीन दलदली हो जाएगी और उसकी जो उर्वरकता क्षमता होती है, यानी उर्वरक क्षमता जो होती है उसकी, यानी पैदा करने की जो क्षमता होती है ज़मीन को, है ना, वो कम हो जाती है। तो उसका कारण एक ये होता है कि जल जमाव है। दूसरा लवणता। लवणता क्या है, या तो अम्लीय बारिश होगी या क्षारीय बारिश होगी। ये अम्लीय बारिश क्यों होती है, हम हद से ज़्यादा हम खेतों में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं और उसमें अम्ल मिला हुआ होता है। वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद वो ऊपर जाता है और वो बादल में मिल जाता है, और बादल में मिलने के बाद क्या होता है कि वो अम्लीय वर्षा करता है, और अम्लीय वर्षा करने की वजह से भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लवणता जो है ये भी एक कारण है किस चीज़ का, भूमि निम्नीकरण का। वनों के बीच खाली ज़मीन जो है ये भी, इसके वजह से भी ज़मीन की जो क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, उपजाने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है। तो इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। उसके बाद बर्फीली ज़मीन है। बर्फीली ज़मीन की वजह से भी, यानी जहाँ जिस ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ हो उस ज़मीन पे खेती नहीं हो पाती है, उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, ज़मीन की उर्वरकता जो होती है वो कम हो जाती है वहाँ भी बर्फीली ज़मीन पे। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए ज़मीन के बारे में कि उसका ह्रास कैसे होता है, उसका जो गुण है उस गुण में जो कमी आती है उसका क्या कारण है। अब कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से ह्रास को रोका जा सके, तो ऐसा कारण है, बहुत सारा ऐसा उपाय है, कारण नहीं उसको हम क्या कहेंगे, उपाय। बहुत सारा ऐसा उपाय है जिसकी वजह से भूमि के ह्रास को हम रोक सकते हैं। पहला उपाय क्या है, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न लगाकर। यहाँ पर मैं समझाया था कि क्या है, कल कारखानों में वृद्धि जो हो रही है, अगर इसको हम उपजाऊ ज़मीन पर न लगाएं, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना न लगाएं, उसको हम अगर बंजर ज़मीन पे लगा दें, जिस ज़मीन पे कोई फसल नहीं उपजती है, ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है ज़मीन, उस ज़मीन पे अगर हम लगा दें तो क्या हो तब क्या होगा कि यह एक उपाय है क्या, उपजाऊ भूमि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसको बचाने का। अगर हम कल कारखाना कृषि योग्य भूमि पे लगा देंगे तो उसका ह्रास हो गया, लेकिन वही कल कारखाना अगर हम किसी बंजर ज़मीन पर लगा देते हैं तो हमारे भूमि के ह्रास होने से रुक जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना नहीं लगाएंगे। दूसरा हो गया, जलमग्न भूमि का उद्धार करेंगे। अब जलमग्न भूमि, यहाँ पे हम बताए हैं जल जमा हो जाता है तो वो भूमि क्या हो जाती है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, वहाँ पे हम खेती भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसी ज़मीन का उद्धार करके मतलब क्या हुआ, उसका इलाज करके, वहाँ से पानी को निकाल कर, किसी भी तरीके से पानी को वहाँ से निकाल कर, ये तो बड़े पैमाने पर सरकार कर सकती है, वहाँ से पानी को निकाल कर उस ज़मीन को सुखाएगी। पहले ज़मीन जब सूख जाएगी फिर उस पर हल चला के मिट्टी को भुरभुरी करके, फिर उसके बाद उसमें दवा जो चाहिए वो दवा वगैरह डाल के ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। एक तो ये हो गया। तो इस तरह से भी क्या होगा, हमारी जो भूमि में जो ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सकता है। कौन सी भूमि में, कृषि योग्य भूमि में। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करके। तो ये तो बहुत मुश्किल है, जनसंख्या दर में कमी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों का धर्म ऐसा है, जैसे हम लोगों का धर्म है, तो हम लोगों के धर्म में जनसंख्या वृद्धि जो है उसको रोक नहीं सकते हैं, ये गुनाह माना जाता है हम लोगों के इस्लाम धर्म में। लेकिन कुछ देशों में, यहाँ इंडिया में भी ऐसा लागू हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। कुछ देशों में ऐसा है कि वहाँ 2 से अधिक बच्चे नहीं जन्म ले सकते हैं, यानी 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या की जो दर है उसमें कमी करके हम क्या कर सकते हैं कि भूमि जो हमारा ह्रास हो रहा है भूमि का, उसको रोका जा सकता है। जैसे जैसे एक आदमी है, यानी एक पति एक पत्नी है, उसके घर में एक ही बच्चा हुआ, ठीक है, एक बेटा हुआ, तो क्या होगा कि उस एक बच्चा के लिए उसको दूसरा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी घर में उसका काम चल जाएगा। फिर उसके पास भी एक बच्चा हुआ, तो माता पिता, इंसान कभी ना कभी तो मर ही जाते हैं, एक ना एक दिन इंसान को मरना ही है, वो निकल चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बचेगा, फिर वो 2 बचेंगे और उसके एक बच्चे बचेंगे, तो उसके आने वाली संतान को भी दूसरी जगह घर बनाने की कमी नहीं होगी, है ना, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनसंख्या दर में जब जनसंख्या वृद्धि की दर में जब कमी आएगी तो क्या होगा, उससे हमारा भूमि का ह्रास रुकेगा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से खेती होती है और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब सीढ़ीनुमा खेती की जाएगी तो क्या होगा कि हमारा कृषि योग्य भूमि जो है वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है वहाँ पे जाके हम खेती कर रहे हैं, तो वो कृषि योग्य जो भूमि है वो बढ़ेगा, इसका मतलब ह्रास में कमी आ गई। उसके बाद है रेगिस्तान
या नदी के किनारे, रेगिस्तान और नदी के किनारे पेड़ और झाड़ी लगाकर हम भूमि के ह्रास को रोक सकते हैं। जैसे बताए थे कि इतनी पतली नदी थी पहले, है ना, इस नदी के किनारे किनारे यहाँ पे अगर झाड़ी लगा दिया जाता, पेड़ लगा दिया जाए दोनों साइड में, जहाँ पे रास्ता है उस रास्ता को छोड़ के और हर जगह पे पेड़ लगा दिया जाए, झाड़ी लगा दिया जाए, तो क्या होगा, उससे मजबूत हो जाएगी वहाँ की मिट्टी। पेड़ का जड़ जो है वो मिट्टी को कस के जकड़ लेता है और उसके बाद अगर सैलाब भी आएगा तो वो ज़मीन को काट नहीं पाएगा, मिट्टी को काट नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि मिट्टी का जो कटाव है यानी कि भूमि में जो ह्रास है उसमें कमी आएगी। जैसे रेगिस्तान है, इसको मिटा देते हैं। रेगिस्तान है, मान लो कि इतना बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान में अक्सर आंधी आती रहती है और उस आंधी में क्या होता है, बालू का आंधी आता है, रेत की आंधी आती है। और वो आंधी रेत जो है, इतना रेगिस्तान है तो इतना बढ़ गया, आंधी आई इतना बढ़ गया, फिर आंधी आए थोड़ा सा और बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 करके ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको रोकने का उपाय क्या है कि इसके यहाँ पे बगल में चारों तरफ झाड़ी और पेड़ लगा दिया जाए, पेड़ और झाड़ी, तो क्या होगा कि जितना रेगिस्तान है उतने तक रुक जाएगा, बालू उड़ के आएगा, पेड़ पे पड़ेगा, उसी जगह ढेर लग जाएगा। लेकिन इस साइड में जो हमारे खेती योग्य भूमि है वहाँ पर वो नहीं जा पाएगा, बालू वहाँ तक नहीं जा पाएगा, रेगिस्तान बढ़ेगा नहीं और जो हमारे कृषि योग्य भूमि है उसका ह्रास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, हाँ, भूमि क्षेत्र का ह्रास, यानी भूमि के बारे में पढ़ लिया कि भूमि जो संसाधन है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है। अब चैप्टर का नाम क्या है, भूमि और मृदा संसाधन। तो अब मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूमि तो पूरी ज़मीन को भूमि कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, जो इसकी ऊपरी सतह होती है, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसको हम मृदा कहते हैं, यानी मिट्टी उसको कहते हैं। ऐसे चाहे जितना अंदर से निकालो उसको मिट्टी ही कहेंगे, लेकिन मृदा जो है वो क्या है, भूमि की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको हम मृदा कहते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में। तो देखिए मृदा संसाधन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियाँ उगती, बढ़ती और फलती फूलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम मृदा संसाधन, मृदा कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी भूमि की ऊपरी सतह जिस पे क्या होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पतियाँ उगती हैं, फलती है, फूलती हैं, बढ़ती हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। तो वो तो हो गया कि मृदा किसे कहते हैं। अब उस पे होता क्या क्या है, तो कृषि संबंधी क्रियाकलाप जो होता है वो उसका केंद्र है, यही मृदा जो है, मृदा ये कृषि संबंधी क्रियाकलापों का केंद्र है, क्योंकि कृषि संबंधी जो भी काम होता है वो किस पे होगा, मृदा पे होता है, यानी मिट्टी पे होती है, मृदा पे होती है। तो उसको हम कहेंगे कि कृषि संबंधी जितना क्रियाकलाप है वो कहाँ होता है, तो इस पे मृदा पे होता है। इसलिए हम कहते हैं कृषि संबंधी क्रियाकलापों का केंद्र कौन सा है, मृदा है। मृदा एक सजीव पदार्थ है, कहा जाता है कि मृदा जो है वो एक सजीव पदार्थ है। क्यों इसको सजीव कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में इसको सजीव क्यों कहा जाता है वो आगे देखते हैं। इसमें अनेक प्रकार के जैविक पदार्थों का मिश्रण है। मृदा जो है, इस मृदा में अनेक प्रकार के जैविक पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि यह एक जैविक पदार्थ है, मृदा एक जैविक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद है, देखिए आगे लिखा हुआ है चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसकी बनावट कैसी है, इसके मृदा में क्या क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ है, उसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण का मतलब उसका पाउडर, सूक्ष्म कण का मतलब उसका पाउडर, एकदम छोटा छोटा कण जिसको मतलब हाथ से हम अलग नहीं कर सकते या उसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उस तरह का जो सूक्ष्म कण है वो किसका, चट्टानों का, खनिजों का जो सूक्ष्म कण है। और उसके बाद विनष्ट हुई वनस्पतियाँ, जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे विनष्ट हो जाते हैं उनका, है ना, विनष्ट हुई पत्तियाँ भी उसमें शामिल है। अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ भी उसमें शामिल है। मृदा जो, हाँ, छोटे छोटे जो सूक्ष्म पदार्थ यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह के बारे में कहा जा रहा है, और सूक्ष्म पदार्थ जो जीवित पदार्थ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मृदा के अंदर वो भी शामिल है। तो उसमें क्या क्या हो गया, चट्टानों और खनिजों का सूक्ष्म कण, विनष्ट हुई वनस्पतियाँ यानी कि विनष्ट हुई वनस्पतियाँ, उसके बाद अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ, छोटे जीव, छोटे छोटे जीव जैसे केचुआ वगैरह होता है जिससे तुम लोग मछली मारते हो निकाल के, है ना, वो हो गया, या फिर और भी कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो छोटे छोटे जीव, जल, वायु एवं क्या है, अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है। किसमें,
मृदा में क्या क्या उपस्थित होता है? तो चट्टानों और खनिजों का सूक्ष्म कण होता है, विनष्ट हुई वनस्पतियां होती है, विनष्ट हुई वनस्पतियां होती हैं। उसके बाद अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जीव भी होते हैं उसके अंदर, जल भी उसमें होता है, वायु भी होता है, एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसमें? मृदा में। तो याद रहेगा ये चीज़ सब। हाँ, फिर उसके बाद है इसके निर्माण की जो गति होती है, यानी ये बनता जो है, किसी भी चीज़ को निर्माण किया जाता है तो ये मिट्टी बनती है, तो इसकी जो गति होती है बहुत ही स्लो गति होती है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। सैकड़ों वर्ष लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लग जाता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोटा सा होगा नहीं, थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि जब सैकड़ों वर्ष लग जाता है तो इसकी जो गति होगी, इसके बनने की जो गति होगी, मृदा को बनने की गति, उसका निर्माण होने की जो गति है वो कितनी स्लो है, बहुत अत्यंत धीमी गति होती है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि निर्माण की जो इसकी गति होती है वो अत्यंत धीमी होती है, 1 सेंटीमीटर बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो देखिए मृदा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पतियां उगती, बढ़ती और फलती फूलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। कृषि संबंधी क्रियाकलापों का यह केंद्र है, क्योंकि कृषि संबंधी जो भी क्रियाकलाप है वो कहाँ होता है? मृदा पर ही होता है। ठीक है। उसके बाद है मृदा एक सजीव पदार्थ है। मृदा को क्या कहा जाता है कि यह एक सजीव पदार्थ है, इसमें अनेक प्रकार के जैविक पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए यह एक सजीव पदार्थ है। चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण, विनष्ट हुई वनस्पतियां, अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ, छोटे छोटे जीव, जल, वायु एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात? इसका जो निर्माण की जो गति होती है, मृदा के निर्माण की गति होती है वो अत्यंत धीमी होती है, सैकड़ों वर्ष लग जाता है 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।